हेलो स्टूडेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के आज हम कंक्लूडिंग लेक्चर की तरफ हैं और इसमें हम केल्विन साइकिल से आगे होने वाले कुछ और प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले के 2 वीडियोस में हम लाइट रिएक्शंस, पिगमेंट्स और लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन होना और जिसमें ग्लूकोज को बनाना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके वो हम सब कर चुके हैं ना। यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है रूबिस्को, जो हमने देखा कि हमने केल्विन साइकिल में इस्तेमाल किया था उसका, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के काम आया था, जहां पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था और बनाया था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये रूबिस्को जो है बड़ा ही बेवफा किस्म का एंजाइम है। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो इसके पास बाइंडिंग साइट में एक तरफ RuBP ऐड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और फटाफट से इसका केल्विन साइकिल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट अगर कभी हाई लाइट इंटेंसिटी है या हाई टेम्परेचर की वजह से स्टोमेटा अगर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर लीफ के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाता है, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्ती तोड़ करके ऑक्सीजन से दोस्ती पकड़ लेनी है और RuBP के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके इसने फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाना है। यानी कि अब हमारा जो PGA बन रहा था 2 मॉलिक्यूल्स का, उसमें अब फॉस्फोग्लाइकोलेट बनना शुरू होगा। अब ये प्रोसेस जो है ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें अब क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ना था वो तो जुड़ ही नहीं रही है। इसमें जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये प्रोसेस हमारा पूरा कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यों कहला रहा है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये चल रहा है अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से ये प्रोसेस जो है ये फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। अब फोटो रेस्पिरेशन में जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फोटो रेस्पिरेशन में भी सेम बात हो रही है। अब जरा देखते हैं क्या हो रहा है। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट सेल हैं उनके अंदर RuBP ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। अब ये रूबिस्को ने क्या करा, RuBP को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा दिया। यहाँ पर कंबाइन कराने में इसका जो अभी हमने ऊपर पढ़ा PG बन रहा है, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। इस फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ साथ एक ये PGA भी बना ही लेता है, इतना भी बेशर्मी नहीं दिखाता, एक PGA बना लेता है जिसको एक केल्विन साइकिल की तरफ मोड़ देता है। अब ये PG जो है ये काम का नहीं है, ये केल्विन साइकिल में नहीं जा सकता, तो इस PGA को कन्वर्ट करना पड़ता है PGA में वापस। अब ये जो है इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा नहीं, यहाँ पर 3 आपके सेल ऑर्गेनालीज यूज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। ठीक है, आप सब CPM लिए बैठे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और क्या बोलेंगे M से, CPM जैसे भी आप याद करें। तो आपका CPM जो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बीच में ये PG की कन्वर्जेशन होती है। अब PG बहुत सारे कंपाउंड्स में चेंज होता रहता है। PG यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। उसके बाद कुछ एक फाइनल कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और यहाँ पर वापस पेरोक्सिसोम में होते हुए इसके चेंजेस होते हुए ये PGA में कन्वर्ट होकर के क्लोरोप्लास्ट के पास आ जाता है, जो फाइनली केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है और फिर यहाँ से ग्लूकोज बन जाता है। अब हमारा बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन ये उठता है कि PGA फाइनली हमारा केल्विन साइकिल में तो जा ही रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस PGA को यहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए प्लांट को बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेसेस से होके जाना पड़ता है और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड की वेस्टेज भी हो जाती है। यहाँ से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको बहुत सारी ATP की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी NCERT में नहीं लिखा है कि कहाँ कहाँ पर क्या है,
बट स्टिल हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को चलाने के लिए एटीपी का इस्तेमाल होता है. इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एटीपी, दिस प्रोसेस इज यूजिंग एटीपी. तो एटीपी का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा, एनएडीपीएच का सिंथेसिस नहीं हो रहा, और एफिशिएंसी जो हमारी फोटोसिंथेसिस की थी वो कम हो रही थी. ठीक है, तो अब उन पौधों का क्या जो रहते ही ऐसे एरियाज में हैं, जो ऐसे एरियाज में सरवाइव करते हैं जहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी है और हाई टेम्परेचर है, वो पौधे क्या हमेशा फोटो रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं, वो हमेशा फोटो रेस्पिरेशन के लिए नहीं है. उनके पास एक और मेथड है, अडेप्ट. उन्होंने अपने आप को और एक अच्छे तरीके से कर रखा है, जो कि हम नेक्स्ट साइकिल में पढ़ेंगे, जो कहलाती है हमारी C4 पाथवे, हैट-स्लैक पाथवे, C4 पाथवे. ये आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स में देखने को मिलता है, और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, मेज, सोरगम और शुगर केन. इन प्लांट्स में ये फोटो रेस्पिरेशन रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है. इसमें क्या करा है, इसमें क्रैन्स एनाटमी देखने को मिलती है. ठीक है, अब लीफ के अंदर कुछ स्पेशल तरीके से प्लांट में अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी. क्रैन्स एनाटमी में क्या है, हमारे ये जो सेल्स हैं इनकी दो तरह की लेयर बन जाती हैं. ठीक है, कैसे, एक बाहर की लेयर पूरी बन गई और एक अंदर की लेयर पूरी बन गई. बाहर बना दिए हमने मीजोफिल सेल्स और अंदर हमने बना दिए बंडल शीट सेल्स. अब ये जो अंदर के बंडल शीट सेल्स हैं इनकी दीवारें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है. इनमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, गैसेस आ जा नहीं सकती. तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर गैसेस नहीं आ जा सकती हम रुबिस्को को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इसका एक यहाँ पर डायग्राम, हम इनलार्ज डायग्राम देखते हैं कि क्या हो रहा है. मीजोफिल सेल्स बाहर की तरफ है और बंडल शीट सेल्स अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ के सेल में हमने रुबिस्को को बंद करके रख दिया. अब इनकी दीवारें हैं बहुत मजबूत और इसमें बाहर से कोई भी एयर एंटर नहीं कर सकती. बट दीज वॉल्स आर परमिएबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसमें बेसिकली होना क्या है, हम ये देख रहे हैं कि जो बाहर से, अब देखो रुबिस्को तो बाहर आ गया, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती. कार्बन डाइऑक्साइड आएगी मीजोफिल सेल में. अब यहाँ से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पहुँचाना है रुबिस्को के पास. हमारा इसका मकसद ही यही है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाए रुबिस्को के पास और ऑक्सीजन ना जा पाए. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्रॉस कर ही नहीं सकती इसको, क्योंकि इसकी वॉल्स नहीं है. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक और किसी कंपाउंड में फिक्स करके यहाँ भेज देंगे, किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स करके हम इसको यहाँ भेज देंगे रुबिस्को के पास, जो यहाँ पर अपना C3 साइकिल चला लेगा. ठीक है, देखिए C3 साइकिल सब में चल रहा है. C3 प्लांट में भी चल रहा है, फोटो रेस्पिरेशन में भी आपने C3 देखा है, और C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चल रहा है. तो C3 साइकिल से ही आपका ग्लूकोज बनेगा. बाकी चीज़ें आपकी अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, अब हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और फॉर्म में रुबिस्को तक पहुँचाना है. तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम है पेपकेस. ठीक है, पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज. अब इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी के साथ फिक्स करा के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया. पीईपी आपका क्या है, एक 3 कार्बन का कंपाउंड है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स हुई तो एक 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया. अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अपने आप को मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है. यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीट सेल में. तो हम क्या कह रहे हैं, एक 3 कार्बन के कंपाउंड ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और 4 कार्बन का कंपाउंड बन के ये 4 कार्बन इसके अंदर आ गया. 3 कार्बन ने 1 कार्बन पकड़ा, 4 कार्बन, और 4 कार्बन आपका आ गया बंडल शीट सेल के अंदर. अब ये जो 4 कार्बन का मेलेट है ये 1 कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा अपना रुबिस्को को, और वापस 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा और 3 कार्बन वापस ऊपर चला जाएगा. 3 कार्बन 1 पकड़ेगा, 4 इसमें आए, वापस 3 में कन्वर्ट ऊपर. ठीक है, अब ये 4 कार्बन में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई, रुबिस्को ने पकड़ ली, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ इसका, और ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है. अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड वापस ट्रांसफर हो गया आपका मीजोफिल सेल में, और यहाँ से आपकी पीईपी की वापस रीजनरेशन हो गई. तो ये साइकिल जो है ये सिर्फ आपकी क्या पर्पस सॉल्व कर रही है कि रुबिस्को को ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आने से रोक रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर C4 पाथवे.
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर फेयरली वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और डू रीड योर NCERT. God bless you all.